नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में, जिसकी नींव रखी थी विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने। विश्वराज बाग लोनी कालभोर में, जो कि महान अभिनेता स्वर्गीय राज कपूर जी का स्टूडियो हुआ करता था, उनकी याद में एक सुंदर राज कपूर मेमोरियल बन गया है, जिसकी कल्पना की आदरणीय डॉक्टर कराड़ सर जी ने। सहज है कि ऐसे कैंपस में नाटक, सिनेमा और कला का एक वातावरण, माहौल महसूस कर सकते हैं। तो आज के स्टूडेंट्स, कॉलेज लाइफ और युवा विचारों से जुड़ने वाला यह कार्यक्रम है युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। नफरत नहीं, प्यार फैलाएंगे, देश का नाम रोशन हम कर जाएंगे। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का विषय है नाट्य शास्त्र, नाट्य कला। हुआ यूं कि देश की मशहूर नाट्य संस्था एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भूतपूर्व निदेशक और ज्येष्ठ रंगकर्मी प्राध्यापक देवेंद्र राज अंकुर जी से एक वर्कशॉप में बहुमूल्य मार्गदर्शन पाने का मौका मिला नाट्य शास्त्र के स्टूडेंट्स को। एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ड्रामा के यह छात्र है। अभिनय, नृत्य, संगीत और मंच सज्जा का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ रहा है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत, अभिनय, भाव, रस, वेशभूषा, संवाद, हर चीज का विस्तार से वर्णन मिलता है। भारत में थिएटर यानी कि रंगमंच शिक्षा का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी। यह संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत 1959 में स्थापित हुआ था। देश विदेश के मशहूर रंगमंच कलाकार, निर्देशक और थिएटर गुरु यहां अपना ज्ञान नई पीढ़ी को देते हैं। प्रयोगात्मक प्रस्तुतियां, वर्कशॉप, फेस्टिवल, नए नाटक, नई तकनीक, हर दिन यहां क्रिएटिविटी का उत्सव होता है। उसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भूतपूर्व निर्देशक, जो 2001 से 2007 तक वह डायरेक्टर के रूप में सम्मानित रहे, वह प्राध्यापक देवेंद्र राज अंकुर जी, जो एक सुप्रसिद्ध भारतीय रंगकर्मी, निर्देशक, नाटककार और रंगमंच शिक्षक है। उन्होंने 1972 में डायरेक्शन में एनएसडी से ही डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक नया प्रयोग शुरू किया, जिसे उन्होंने कहानी का रंगमंच यानी कि स्टोरी थिएटर ऐसा नाम दिया। इसका मतलब था कहानियां, उपन्यास या साहित्यिक पाठों के बिना नाट्य रूप में ढाले थिएटर फॉर्म में प्रस्तुति देना। हाल ही में 2025 में उन्हें सम्मानित किया गया कारवाए हबीब इस सम्मान से, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जाता है। प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। रंगभूमि और नाट्य शास्त्र से जुड़ी उनकी किताबों में से कुछ है पहला रंग, रंग कोलाज, दर्शन प्रदर्शन, अंतरंग बहिरंग, रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र। उन्होंने जो नाटक निर्देशित किए हैं उनमें से कुछ है महाभोज, अनारो, उसका बचपन, रुस्तुम सोहराब। उनके नाटक की प्रस्तुति देश विदेश में और विभिन्न भाषाओं में हुई है, यह उनकी विशेषता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम रूबरू हो रहे हैं प्राध्यापक अंकुर जी से, और उसी के साथ नाट्य शास्त्र के विद्यार्थियों ने जो वर्कशॉप उनके मार्गदर्शन में किया, उसकी झलकियां भी देखते हैं और नई पीढ़ी के नाटक के बारे में क्या विचार है यह भी समझ लेते हैं। स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। पहले हम शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आपको ये कैंपस, ये सब वातावरण कैसे लगा और ये वर्कशॉप का पूरा अनुभव स्टूडेंट के साथ कैसे रहा? एक्चुअली मैं हर साल मुंबई यूनिवर्सिटी में आता हूँ लगभग 3 सप्ताह के लिए।
तो बहुत दिनों से यहाँ के जो प्रोफेसर अमोल देशमुख हैं वो मेरे छात्र भी रहे हैं मुंबई विश्वविद्यालय में। तो उनसे बात होती रहती थी कि मुंबई तक आते हैं तो यहाँ भी आइए। तो वो इस बार संभव हो पाया। तो उन्होंने मुझे 2 काम दिए। एक तो जितना भी थिएटर हिस्ट्री, सैद्धांतिक विवेचन वो छात्रों को दिया जाए, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे आफ्टरनून में जिस तरह का काम मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ रंगमंच में, कि ऐसी टेक्स्ट को लेकर जो अपने आप में नाटक नहीं हैं, उनकी रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर मेरा सारा काम रंगमंच में कहानी का रंगमंच के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के छात्रों के साथ भी मैंने इस काम को करने का प्लान किया, जो कि यहाँ के लोग भी चाहते थे। तो हमने 4-5 कहानियाँ पढ़ी हरिशंकर परसाई जी की, और उसमें से स्टूडेंट्स ने खुद 2 कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद की। और मज़ा ये आया कि दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, और इस तरह से 2 कहानियों का मंचन हम लोग शुरुआत किया यहाँ। मेरा सारा मानना ये है कि कहानी का रंगमंच आखिर है क्या, स्टूडेंट्स को कैसे समझाया जाए। तो ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया रहती है कि आपको कहानी को कहानी ही रहने देना है, उसका कोई एडेप्टेशन नहीं करना, कोई रूपांतरण नहीं करना, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में लिखी है, चाहे वो थर्ड पर्सन में लिखी है, लेकिन वो किस तरह से नरेशन भी एक संवाद जैसा बन जाए, और संवाद अगर हैं वो तो उसमें हैं ही, और पूरी कहानी को आपस में सब लोग मिलकर, शुरू में तो ऐसा कि जैसे नरेट करने आ रहे हैं, और नरेट करते करते कब वो उसको दिखाना शुरू कर देते हैं, ये एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। उसमें उनके ऊपर 3 कंडीशन लगा दी जाती हैं कि एक तो कहानी की फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना है, दूसरा जो नरेशन का हिस्सा है वो किसी एक आदमी को नहीं पकड़ा देना, जो कि बहुत आसान सॉल्यूशन है कि नरेशन कोई एक करता रहे, बाकी सब लोग डायलॉग करते रहें और सीन में पार्टिसिपेट करते रहें। और तीसरा, जहाँ तक पॉसिबल हो आपको खाली बेयर स्पेस पे ये काम करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम नाटक नहीं कर रहे हैं, हम लिटरेचर को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पढ़ते हुए लिटरेचर हमारे अंदर उसका एक विजुअल बनता रहता है, तो क्यों नहीं अगर मंच पर भी हम लाइव वर्ड्स के थ्रू, अब मेरे लिए ये जो अभिनेताओं की टीम है वो एक तरह से जीते जागते शब्दों की तरह से हो जाना चाहिए, और उन्हीं के अंदर से वो पूरे दृश्य बनते चले जाएं। इसलिए मैं उनको बार बार रोकता हूँ कि आपको कोई इलस्ट्रेशन नहीं करना, कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसी को हम करके दिखाने लगेंगे कि तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि वो तो हम सुन ही रहे हैं। मज़ा ये है कि हम सुन भी रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका जो दृश्य है वो इमेजेस में कन्वर्ट होता जाए, कुछ एब्स्ट्रैक्शन में चला जाए, और कुछ आपकी अपनी कल्पना शक्ति जहाँ तक भी आपको लेके जा सकती है उस तरह से करते हैं। वो बार बार आते हैं कि सर कैसे होगा, तो मेरा यही कहना है कि करके देखो और हम उसको देखेंगे। तो कल हम लोगों ने उसका पहला ड्राफ्ट हम उसको कहते हैं, यहाँ तो कुल जमा 5-6 दिन हमें मिले, 6 दिन, तो उसमें शायद 2 ही बार हम कर पाएंगे। आमतौर पर मैं 3-4 मिनट ड्राफ्ट तक जाता हूँ, और कोशिश अगर हो तो कई बार तो 5 ड्राफ्ट भी हमने स्टूडेंट के साथ किए हैं। तो इस सारे काम का मज़ा यही है कि एक तो स्टूडेंट लिटरेचर जैसी विधा से बहुत नज़दीक से रूबरू होते हैं। अरे साहब ये एक नंबर का ठगी है, नकली वर्दी पहन के हमको पागल बना रहा है। क्यों, क्या किया इसने? अरे हमारा पैसा नहीं लिया, हमारा घर का दूध भी नहीं पिया। आप बताइए। राम सिंह, हाँ,
इसने तुमको रिश्वत दिया? हाँ, मुझे रिश्वत दे रहे थे ये। कितना देना था? और ला 500 देना क्या? अरे मुझे खोलो भाई यहाँ। पर साहब ये 1 नंबर का चोर है। अरे असली पुलिस वाला को खोल। राम प्रसाद के घर से हर 4-6 दिन में पति पत्नियों की कंठ की क्रूर आवाज से। बाबू, अरे उठो ना, अरे दो। उत्तर प्रत्युत्तर। इतने कम टाइम में इतना अच्छा करने की कोशिश किया, मैं तो खुद मतलब चकित हूँ। तो कहानी को रंगमंच पर किस तरह से प्रस्तुत किया जाए जहां अभिनेता के हर कौशल को सिद्ध करने का मौका मिलता है, तो ये विशेषता जो कहानी की रंगमंच की है, मुझे लगता है कि नए कलाकारों के लिए, जो कलाकार बन रहे हैं अभी इस प्रोसेस में है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वर्कशॉप में वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट नाट्य शास्त्र, और ये भी जाने हम लोग कि पहले के टाइम पे नाटक कैसे खेले जाते थे, विच हैज़ मेड इट वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग की सभ्यता कैसे इवॉल्व हुई है थ्रू नाटक। और साथ ही क्योंकि हम लोग एक्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं, इट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन वेरियस वेज। क्योंकि एज एन एक्टिंग स्टूडेंट मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं डायरेक्शन भी करूं, कॉस्ट्यूम भी देखूं, और ये भी जानूं कि हर एस्पेक्ट नाटक का कैसे संभाला जाता है, जो मैंने उनकी वर्कशॉप में बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। और मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि NSD में कैसे क्लासेस होती होंगी, क्योंकि सर NSD के एक्स डायरेक्टर भी थे। Recently, we started a workshop with Ankur sir, and it has been an extremely amazing experience. He came here with so much knowledge that honestly my head feels like it's going to burst. He taught us so many things, especially about the Natya Shastra. That huge book with so many chapters, he just contracted it into such a small lecture that but we still understood everything so clearly. He came here and he taught us to create Kahaniyon Ka Rangmanch. He gave us the project of creating something without props, without anything, no setup on stage. And honestly, that got us thinking so much more on how we can use our bodies and our voices and just our ideas to show a story. मैं इस वर्कशॉप से ये सीख पाया हूँ कि हम कैसे थिएटर की फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से संवाद कर सकते हैं। एज एन थिएटर एक्टर सबसे फर्स्ट तो आपको कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और आई थिंक सभी एक्टर के लिए, थिएटर एक्टर के लिए कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो सबसे बड़ा टास्क होता है। सो फर्स्ट ईयर में अभी कुछ ही दिन हुए मुझे आके, सो धीरे धीरे उस पर काम, फर्स्टली उस पर ही काम चल रहा है। देन आफ्टर दैट आई थिंक एक्सप्रेशन इज़ योर बिगेस्ट टास्क, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू बी इन कैरेक्टर इन ऑन द स्टेज इन अ प्ले। सो हाँ, आई थिंक बिगेस्ट टास्क अभी तक तो मुझे यही लगा है, लेकिन आगे देखते। सो वर्कशॉप से बहुत सारी आपने मतलब हमारे जो इंडियन थिएटर है उनके बारे में अंकुर सर ने हमको बहुत सारी है ना हिस्ट्री बताई है कि ओरिजिन क्या है, क्या क्या है उसमें, और मराठी इंडस्ट्री मतलब मराठी थिएटर के बारे में भी बहुत कुछ बताया उन्होंने। जो कुछ भी इतिहास में हो चुका है हमारे साथ, जो भी एक्सट्रीमिज़म, एब्सर्डिज़म, जो डिफरेंट टाइप के नाटक के फॉर्म हैं, जो भी इंसानों ने इवॉल्व किए हैं ओवर द ईयर्स, वो सब हम लोग को सीखने को मिल रहा है। और जब बात आती है हमारे प्रैक्टिकल वर्क की, तो ही गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन अ मेटाफिजिकल थिएटर, दैट बीइंग मीन्स we'll have to create something of our own, एक स्टोरी बिना किसी प्रॉप्स के, बिना किसी स्टेज के सेटअप के बिना, so that our creativity flows a lot, जैसे हम लोग और सोच पाएँ। इसने हम लोग को काफ़ी मदद की। हम लोग ने इससे रिलेटेड अभी एक ही परफॉर्मेंस की है, पर उसी में उन्होंने हम लोग को और कुछ अच्छी चीज़ें बताई और बताया कैसे हम लोग अपने मूवमेंट्स को और एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और नॉन रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं। Overall, he has been showering us with pure knowledge. It was something special or new for as a first year student. मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे उन्होंने हमें स्टेज नॉलेज
और एज अ इंडियन क्लासिक थिएटर क्या सिखाया उन्होंने वैसा। और जस्ट समथिंग दैट गेट मी इनटू द थिएटर इज़ कि मैं बचपन से आर्ट फॉर्म में हूँ, मैं बचपन से डांस करते आ रही हूँ, सब कुछ करते आ रही हूँ, तो इसमें मुझे कनेक्ट हो गया था कि लाइक एक्टर भी बन सकती हूँ मैं। सो मूवीज़ एंड एवरीथिंग जब मैं देखती थी एक्टर्स को तो मुझे लगा था कि मतलब मैं होंगी उनके जगह पे तो मैं कैसे करूँगी एंड ऑल वगैरह। और मुझे थिएटर आके मुझे ये सीखने को मिला है कि एक्टर की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, सेंस कितने इंपॉर्टेंट होता है, स्टेज प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गेन हुआ। अभी सर ने हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें सर ने 2 शॉर्ट स्टोरी दी है, उसको हमें मतलब 1-2 दिन में प्रेजेंट करना है कि हम ही डायरेक्ट कर रहे, खुद हम ही ऐड कर रहे, कॉस्ट्यूम्स, म्यूज़िक सब हम ही संभाल रहे। और कल हमने जो परफॉर्मेंस की थी वो हमने रियलिस्टिक वे में की थी, और कल जो हम करने वाले हैं वो नॉन रियलिस्टिक में, अभी हम उसकी प्रैक्टिस में ही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कला के साथ साथ एक अनुशासन भी पाया जाता है। कैसा था अंकुर जी का अनुभव, एक मान्यवर संस्था के निर्देशक के नाते आइए जान लेते हैं। तो इस काम को जब से मैंने किया 94 से ये वहाँ के सिलेबस का हिस्सा था, तब चाहे वो मतलब हमारे स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट होते थे तो उनके लिए भी उतना ही फ्रीडम था, और नए लोगों को तो आप अगर बिल्कुल फ्रीडम देते हैं तो वो सचमुच में बहुत बहुत अच्छा निकाल कर लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहले से कोई प्रेजुडिस नहीं है। एक साथ 3 डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का मौका मिला स्कूल में। रेपेट्री कंपनी के साथ मैंने किया, रेपेट्री कंपनी के साथ ही शुरुआत किया था 75 में, बाद में भी करता रहा, लेकिन अभी ये दोबारा से उनके साथ एक प्रोडक्शन करने का मौका मिला। फिर 3rd ईयर में जो स्टूडेंट जा रहे हैं पास आउट होकर, उनके साथ हमने एक प्रोडक्शन किया। और फिर एक हमारे यहाँ TIE कंपनी है, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, अडल्ट टीचर्स एंड एक्टर्स और डूइंग फॉर चिल्ड्रन, तो उनके साथ भी 3 कहानियाँ अभी करके आया हूँ। जैसे कि हमने जाना, कहानी का रंगमंच यह बहुत ही अलग कल्पना और उसका प्रयोग रंगभूमि पर अंकुर जी ने किया, जिसे बहुत ही सराहा गया। क्या था ये कहानी का रंगमंच? 82 में कलकत्ता में मतलब बांग्ला भाषी अभिनेताओं के साथ किया, तो उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 3rd थिएटर तक तो सुना है, बादल सरकार ने 3rd थिएटर एक विधा दिया था, अब इस वाले थिएटर को हम क्या नाम दें? तो उन्होंने कहा ये 4th थिएटर है। ऐसे उन्होंने मतलब इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनको एक नई दिशा मिली। और फिर हिंदुस्तानी क्यों, मुझे चीन में और उसके बाद श्रीलंका में, मालदीव में और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ड्रामा के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ जाकर उनके अभिनेताओं के साथ भी काम करने का मौका मिला है उनकी भाषा में। ऑफ कोर्स मेरे पास उनका एक ट्रांसलेशन रहता था, तो उनको भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मतलब जो चुनौती है अभिनेता के लिए कि वो एक साथ कभी चरित्र है, कभी नैरेटर है, कभी ऑब्जर्वर है, कभी कमेंटेटर है, कभी सिंगर है, पता नहीं कितनी फैकल्टीज पर वो एक साथ ऑपरेट कर रहा है। ये नाटक में आपको बहुत कम मौका मिलता है। प्राध्यापक देवेंद्र राज अंकुर जी ने जो किताबें लिखी उनमें था रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र। उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है नाट्य शास्त्र की खूबियाँ। ऐसा है कि आज तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाट्यशास्त्र को उस अपने वक्त में जैसा वो हो रहा था वैसा तो ना हम कर सकते हैं और ना करने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज वो जो नाट्यशास्त्र नाम की किताब है वो हमारे लिए कितनी कंटेम्प्रेरी हो सकती है, आज का अभिनेता उसमें से क्या क्या ले सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज से 15 साल पहले एक किताब लिखी थी, दूसरे नाट्यशास्त्र की खोज, कि उसमें से हम अपने लिए कौन सा नाट्यशास्त्र खोज सकते हैं। तो ये मैंने रिलेट करने की कोशिश की है
कि पढ़ाना तो है ही, लेकिन पढ़ाते हुए उसको एक्सप्लोर भी करना है। मैं अपने छात्रों को जब नाट्य शास्त्र पढ़ाता हूँ तो फिर पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद हम 2 एक्सरसाइजेस करते हैं पूरे क्लास को ग्रुप में बांटकर, और उनको 2 प्ले दे देते हैं जो संस्कृत के प्ले हैं, क्लासिकल प्ले हैं, कि अब जो भी कुछ आपने सिद्धांत रूप से पढ़ा है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। आपने उसमें से क्या लिया और क्या अब नए रूप में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उसमें ढूंढो। तो उनको बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ तक उसमें हम करते हैं कि एक पूरा नाटक पढ़ने के बाद उसमें से कोई एक दृश्य लीजिए और एक एक एक्टर उस दृश्य को आज के कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर, लाइनें नहीं बदलेंगी, जो कालिदास की लाइनें लिखी हुई हैं वही रहेंगी, लेकिन उनका अर्थ आज के लिए हो सकता, तो इसमें भी उनको लेके चलते हैं। तो इस तरह से नाट्यशास्त्र को जब तक हम अपने आज के रंग कर्म से नहीं जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है। एक बात हमें देखने को मिलती है कि नाट्य शास्त्र के छात्र या मशहूर रंगकर्मी भी बाद में सिनेमा की तरफ भी मुड़ते हैं, और आजकल तो OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही है। क्या वह कलाकार रंगभूमि से भी अपना नाता कायम रखते हैं? आज हम यह भी देखते हैं कि NSD के कुछ पूर्व छात्र भारतीय सिनेमा और रंगमंच दोनों की रीढ़ माने जाते हैं और आज मशहूर भी हो गए हैं। इस बारे में अंकुर जी के क्या विचार है यह जानते हैं। सिनेमा तो रंगमंच के बाद में आया है, तो ये एक सहज विकास है। मैं तो जब ये लोग सवाल उठाते हैं कि रंगमंच का प्रशिक्षण लेने के बाद लोग सिनेमा में क्यों जाते हैं, तो मेरा उनसे यही पूछना है कि दुनिया का कौन सा अभिनेता है जो रंगमंच से फिल्मों में नहीं गया। हम बड़े बड़े अभिनेताओं के नाम लेते हैं, लॉरेंस ओलिवियर का नाम लेते हैं, इंगमार बर्गमैन का नाम लेते हैं, वो सारे थिएटर से गए हैं। ऑड्रे हेपबर्न का नाम लेते हैं, रेक्स हैरिसन का नाम लेते हैं। वहाँ तो हम सवाल नहीं उठाते। वो इसलिए कि हमारा हिंदी का जितना फिल्म है वो महाराष्ट्र उसका केंद्र है। तो जब आप एक बार घर छोड़कर आ जाते हैं तो घर जाना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये हिंदी फिल्में उनके अपने एरिया में बन रही होती, हम ये सवाल बंगाल के अभिनेता से नहीं पूछते क्योंकि वो वहीं काम कर रहा है। महाराष्ट्र के अभिनेता से बिल्कुल नहीं पूछते क्योंकि उसको अपना ही घर आना है तो वो यहीं आएगा। ये सिर्फ पूरी समस्या हिंदी में जो लोग रंगमंच कर रहे हैं और जो हिंदी फिल्मों में जाते हैं, ये सवाल उनके मतलब फोकस में आ रहा है। अंकुर जी का नाट्य क्षेत्र में आना क्या एक इत्तेफाक था या कुछ सोचकर वह इस क्षेत्र में आए, और क्या कहना चाहते हैं वो नाट्य क्षेत्र में आने वाले नए युवकों को देखते हैं? कि मेरा तो यही कहना है, सबसे पहले जब आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया तो जाहिर है कि हमारे परिवारों में, महाराष्ट्र में तो हम मान सकते हैं कि परिवार में परंपरा है, कुछ हद तक बंगाल में मान सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदी प्रदेशों में, उत्तर भारत में हमारे परिवारों में किसी का इस लाइन से लेना देना नहीं है। अर्थात हमने अपनी इच्छा से, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, मेरा अपना इंटरेस्ट पैदा हुआ, लेकिन मेरे परिवार वाले, बेशक वो मध्यम वर्ग से थे, उन्होंने कहा ठीक है जो करना है करो, लेकिन इसमें भी जितनी मतलब ऊंचाई हासिल कर सकते हो वो करके दिखाओ। तो ठीक है, हम प्राध्यापक बनना चाहते थे, हम साहित्य पढ़ाते अगर इसमें ना आए होते, लेकिन इसमें आ गए तो फिर इसमें भी हमने प्राध्यापन में, जिसे कहते हैं कि ये साबित करने की कोशिश की और साबित किया भी कि हम एक अच्छे प्राध्यापक हो सकते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग बुलाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हमने ये तय कर लिया है तो फिर हमारा, जिसे कहते कि लक्ष्य वही होना चाहिए कि अब कैसे नहीं इसमें होगा। हम इंतज़ार करते हैं अच्छा हो जाएगा, ये वाली बात, अरे हो जाएगा नहीं, होना है।
इस पर नज़र होनी चाहिए। 2 रास्ते हैं, या तो आप सर्विस कर लीजिए, सर्विस की कोई समस्या नहीं है। एक ज़माने में हमारे सारे ग्रेजुएट्स दूरदर्शन में नौकरी कर रहे थे, बड़े से बड़ा, या यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी कर रहे थे। और तीसरी श्रेणी ये है, वो फ्रीलांस करते हैं। जी। मैंने भी फ्रीलांस किया 16 साल तक स्कूल से पास आउट होने के बाद, लेकिन नौकरी भी तब गया जब मुझे खुद लोगों ने मतलब बुलाया, तो मुझे अच्छा लगा। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अंकुर जी का मार्गदर्शन पाया है, उनसे हासिल शिक्षा से नाट्य विषय में खुद को काबिल बनाया है। मगर खुद अंकुर जी से जान लेते हैं कि उनका सबसे पसंदीदा विषय पढ़ाने के लिए कौन सा है। तो ऐसा संयोग रहा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे 7 विषय इंडिपेंडेंटली पढ़ाने का मौका मिला, और कोई एक एक दिन के लिए नहीं। कोई विषय 2 साल मैंने पढ़ाया, कोई विषय 6 महीने के लिए पढ़ाया, कोई विषय 1 साल के लिए पढ़ाया। लेकिन आम तौर पर लोग लिटरेरी विषय जो हैं, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, इन 3 के लिए तो मतलब बुलाते ही बुलाते हैं। डायरेक्शन मेरा प्रिय विषय है, क्योंकि मैं डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन में ही स्पेशलाइज किया, तो वो भी टीचिंग का है। फिर मेरा अपॉइंटमेंट स्कूल में जो मतलब उन्होंने इनवाइट किया, तो वो थिएटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मैंने वो भी जमकर पढ़ाया सालों साल। तो इस तरह से जिसे कहते हैं कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। अंकुर जी से तो हमने जान लिया कि वह क्या पढ़ाना पसंद करते हैं, मगर उनकी खूबियाँ, एनएसडी की परंपरा और इस वर्कशॉप के बारे में भी जान लेते हैं। एनएसडी की ट्रेंड नाट्य शास्त्र की छात्रा जो प्रोफेसर बनकर अपना ज्ञान नई पीढ़ी के साथ बांट रही है, उनसे। इससे पहले मैं एनएसडी में 3 साल मेरे बीते हैं, और एज एन एक्टर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली है, और वहाँ के 3 साल जो हमने ट्रेनिंग की है, आई थिंक द बेस्ट ईयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एन आर्टिस्ट। वो जो 3 साल हमने दिन रात एक करके काम किया है, ना हमने बारिश की चिंता की, ना हमने ठंड की चिंता की, ना गर्मी की, बस काम किया। आई थिंक वही चीज़ें जो है 3 सालों में ना चाहते हुए भी बहुत तरीक़ों से आपको इवॉल्व होने में मदद करती है। सिर्फ एक्टर ही नहीं, मतलब एक आर्टिस्ट होने में आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें रोज़ बरोज़ आपके अंदर नई नई चीज़ें, नई नई फीलिंग्स को उजागर करती रहती है। एज एन एक्टर जैसे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वॉइस एंड द बॉडी। एंड मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल ट्रेनिंग पे विश्वास रखती हूँ, और क्योंकि यही एक ऐसा मीडियम है जो आपको बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है, जो हम बात करते हैं। और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद अब ऐसा महसूस होता है कि अब तो ट्रेनिंग और ज़्यादा करने की मतलब इच्छा जागृत होती है, इच्छा पैदा होती है कि अब तो शुरुआत है बहुत सारी चीज़ें करने की। तो अंकुर सर मेरे भी गुरु रहे हैं, हमने उनके साथ कहानियों का रंगमंच किया है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो, इतना अमेजिंग कि मुझे लगता है कि उस चीज़ ने हमें, उस 1 महीने ने हमें ऐसा बिल्कुल एकदम तैयार कर दिया कि आप स्टेज पे जाके आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको लाइट नहीं चाहिए, आपको कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, आपको सेट नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक्टर चाहिए जिसके पास कुछ बोलने के लिए हो। जो कोई कहानी हो सकती है, वो किसी का लिखा हुआ कोई लेख हो सकता है वो। एंड रियली थैंक यू अंकुर सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस आर्ट फॉर्म, जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट फॉर्म है, जो शायद कहीं गुम होता जा रहा है। तो अब स्टोरीज़ फिर से रिवाइव हो रही है, और परफॉर्मेंस के रूप में एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एज अ लाइट डिज़ाइनर आपको सब सीखने को मिल रहा है सिर्फ एक प्रोसेस में। सो इट्स वेरी एनरिचिंग प्रोसेस। एनएसडी का नाम लेते ही रेपर्टरी कंपनी की याद आ जाती है। एनएसडी की अपनी प्रोफेशनल रेपर्टरी कंपनी है, जहां एक्टर्स पेशेवर नाटक करते हैं। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित थिएटर कंपनियों में से एक है। रेपर्टरी का मतलब वही टीम, वही संच होता है, और वह अलग अलग नाटक पेश करते रहते हैं।
अंकुर जी का मार्गदर्शन आज के पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लिए बहुत ही महत्व का है। क्या सोचते हैं अंकुर जी नए टैलेंट के बारे में, या खासकर उनके बारे में जो नाट्य विषय को पढ़ना चाहते हैं? हमारा छात्र नाटक देखता ही नहीं है, तो पहले देखने की शुरुआत करो, फिर नाटकों को पढ़ना शुरू करो, और फिर देख कर आने के बाद जो मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं। कोई भी प्रोडक्शन हम देख कर आते हैं, उसको देख कर आने के बाद उसके ऊपर कम से कम एक पेज लिखो कि उसमें क्या था, मुझे क्या समझ में आया और उसमें क्या हो सकता था। टेक्निकल चीज़ें अगर कुछ हमारी उनकी समझ है तो वो कैसी लग रही थी, तो उससे उसका अपने आप सेल्फ एजुकेशन होगा जी। क्योंकि आप देखें सब लोग तो विद्यालयों से नहीं निकले हैं, बड़े से बड़े जितने भी मतलब निर्देशक, चाहे वो शंभू मित्र का नाम लें, चाहे हम श्री राम लागू का नाम लें, चाहे हम और जितने भी, तो ये लोग तो कहीं विद्यालयों में नहीं गए, लेकिन इन्होंने सीखा, सेल्फ एजुकेट किया ना, देखते हुए, काम करते हुए, दूसरों के काम को देखते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज के एक्टर में बहुत कम होती जा रही हैं, और इसको अगर वो जल्दी से जल्दी मतलब अपना हिस्सा बना लेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम होगा। अंकुर जी से बात करके हमें अच्छी तरह से एक नया दृष्टिकोण मिला, और हमारे जो छात्र हैं वो भी भाग्यशाली है कि सर का मार्गदर्शन उन्हें इन दिनों मिला। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारी मुलाकात हो गई नाट्य शास्त्र के मशहूर रंगकर्मी प्राध्यापक देवेंद्र राज अंकुर जी से। साथ ही यंग जनरेशन के नाटक के बारे में विचार भी सुनने को मिले। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए विषय के साथ युवा कट्टा में। नमस्कार।